देखना सर, कल हम लोगों ने पढ़ा था अधिगम के सिद्धांत में पहला सिद्धांत पढ़ा था थॉर्नडाइक महोदय का, जिसमें थॉर्नडाइक महोदय पूरे के पूरा सिद्धांत के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से जो उन्होंने प्रयोग किया। प्रयोग तो कई जानवरों पर किया, लेकिन जो सबसे सफल प्रयोग जो उनका माना गया वो उनका बिल्ली पर सबसे सफल प्रयोग माना गया। और उसी के नाम से इनका कहीं भी अगर पूछा जाए तो बिल्ली ही आपको क्या करना है, टिक लगाना है। ये भी कहा था कि ये पहले पशु वैज्ञानिक थे, लेकिन बाद में इन्होंने मनोविज्ञान का अध्ययन किया और विस्तृत अध्ययन, बहुत अच्छा अध्ययन करने के कारण आगे इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा गया। इनको मनोवैज्ञानिक भी कहा जाने लगा, क्योंकि जब शिक्षा में चाइल्ड साइकोलॉजी में जब इन्होंने अध्ययन किया कि बच्चों को किस प्रकार से सिखाया जाता है या बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, तो उसके आधार पर फिर इन्होंने मनोवैज्ञानिक और शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जाने गए। इनकी फेमस बुक है एनिमल इंटेलिजेंस, यानी कि एक ये बुक है एनिमल इंटेलिजेंस, इसको नाम याद रखना है। एक एजुकेशन साइकोलॉजी, इसको याद रखना है। वैसे तो और भी बुक हैं, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार पेपर में पूछी गई हैं। फिर उसके बाद आपको बताया था कि किस प्रकार से बिल्ली को ये प्रयोग करते हैं। बिल्ली जो है वो उछलती है, कूदती है, पंजा मारती है, और लास्ट में बिल्ली जो है वो अपने लक्ष्य में, यानी कि जो मछली का टुकड़ा पाना है उसको, उसमें क्या हो जाती है, बिल्ली सफल हो जाती है। तो इसी प्रकार से पूरा का पूरा सिद्धांत हमने आपको समझाया था, एक्सप्लेन करके बताया था कि आपको याद कुछ नहीं करना, आपको रटना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ सारी की सारी चीजें क्या करनी है, सिर्फ समझनी है, ताकि समझ के आप याद आसानी से रख पाएंगे। भाई करना तो याद ही पड़ता है, लेकिन अगर किसी विषय वस्तु को समझ के याद कर लिया जाए तो लंबे समय तक वो ध्यान में रहती है। अगर बात करें तो हमने ये पूरे नाम बताए थे कि क्यों इसको संयोजनवाद का सिद्धांत कहते हैं, क्यों इसको अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, या क्यों इनको चयन व संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, या क्यों उद्दीपक अनुक्रिया या एसआर बॉन्ड क्यों कहते हैं, त्रुटि एवं प्रयास क्यों कहते हैं। सारी एक्सप्लेनेशन हमने आपको दी थी। फिर उसके बाद ये नाम बता दिए थे कि 5 नाम जो है वो इनके पूरे सिद्धांत के जो है वो आपके जाने जाते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत हो, और एसआर बंध का सिद्धांत हो, संयोजनवाद का सिद्धांत हो, या संबंधवाद का सिद्धांत हो, प्रयत्न भूल का सिद्धांत, त्रुटि प्रयास का सिद्धांत, चयनवाद, संबंधनवाद का सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांत हमने आपको लगभग बता दिए थे। फिर इसके बाद हम चर्चा कहाँ कर रहे थे, तो इनके अधिगम के 3 मुख्य नियम पर चर्चा कर रहे थे। यहीं से हमें स्टार्ट करना है। तो अधिगम के 3 मुख्य नियम हमने बताए थे। पहला नियम है तत्परता का नियम, दूसरा नियम है आपका अभ्यास का नियम, तीसरा नियम है आपका प्रभाव का नियम। तो इन नियमों के अनुसार अगर देखा जाए कि इन नियमों में किस प्रकार से थॉर्नडाइक महोदय नियमों की व्याख्या करते हैं कि कोई बालक भी हो तो वो किस प्रकार से सीखेगा। वो कहते हैं इन्हीं 3 नियमों के माध्यम से कोई बालक क्या करता है, आपका अधिगम करता है, या सीखने का कार्य जो है वो प्रारंभ करता है। तो पूरा का पूरा तत्परता क्या है अभी समझाते हैं। अभी नहीं समझाया था तत्परता का नियम, बस केवल हमने उनके बिल्ली के प्रयोग के आधार पर इनको कैटेगराइज करके बताया था कि बिल्ली के प्रयोग के आधार पर क्या क्या हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने कहा भी था आपसे कल कि अगर तत्परता का मतलब है कि थॉर्नडाइक की बिल्ली को भूखा रखा गया है, और भूखा रखा गया है तो थॉर्नडाइक की बिल्ली यदि भूखी है तो उसका भूखा होना ही उस बिल्ली को क्या करता है, तैयार करता है किसी प्रकार की गतिविधि करने के लिए। यानी कि जो आपकी बिल्ली रहेगी, जब उस बिल्ली को भूखा रखा जाएगा तो वही भूख, उसकी जो बिल्ली की जो भूख है वो उसको कार्य करने के लिए, यानी कि पिंजरा खोलने के लिए क्या करती है, तैयार करती है। फिर उसके बाद हमने कहा था कि अभ्यास, तो बिल्ली को पिंजरा खोलने के लिए तैयार किया है भूख ने, लेकिन अब अभ्यास का नियम कहता है कि अब बिल्ली को अभ्यास कराना है। और किसका अभ्यास कराना है, तो सही अनुक्रिया का अभ्यास कराना है। क्योंकि यहाँ पर तो अभ्यास में ध्यान रखना, एक्सरसाइज या अभ्यास बिल्ली कर रही है तो गलत और सही दोनों अनुक्रियाएं वो कर रही है, लेकिन उसको हमें किसका अभ्यास कराना है, केवल सही अनुक्रिया का अभ्यास कराना है, ताकि वह बिल्ली क्या करने लगे, एक बार में ही पिंजरे का दरवाजा क्या करने लगे, खोलने लगे।
हम भी परीक्षा से पहले घर पर सवाल लगाने की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इसको कहा ही गया है, एक्सरसाइज लो हो या प्रैक्टिस लो हो एक ही बात है। एक्सरसाइज यानी कि हम किसी एग्जाम में जाने से पहले उन सवालों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए ताकि अगर एग्जाम में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो तो हम बार बार इसलिए सवाल लगा रहे हैं कि हम हमेशा सही अनुक्रिया का क्या करें, चयन करें। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि अभ्यास का नियम या लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब है सही अनुक्रिया का चयन करना, और उसी सही अनुक्रिया का बार बार बेहतर तरीके से प्रयास किया जाए ताकि हम एक ही बार में क्या कर लें, सफलता को प्राप्त कर लें। तो यहाँ बिल्ली से भी क्या किया गया, अभ्यास कराया गया। अभी समझा रहे सर, हम आपको फिर कह रहे हैं अभ्यास का नियम और बहु अनुक्रिया का नियम, अभ्यास के नियम से ही निकला है बहु अनुक्रिया का नियम। तो आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि आगे जाके आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आगे आपको हम बहु अनुक्रिया का नियम समझाएंगे, वहां पर अभ्यास के नियम से चीजें मैच करेंगी, क्योंकि अभ्यास के नियम से ही बहु अनुक्रिया का नियम निकला है। लेकिन आपको चीजें स्पष्ट रखनी है कि कहां पर क्या पूछा जा रहा है और हमको क्या टिक लगाना है। तो अभ्यास के नियम के लिए क्या, सही अनुक्रिया, बस केवल एक पासवर्ड याद रखोगे कि तत्परता का नियम कह रहा है कि भूख, यानी कि बिल्ली की आवश्यकता है भोजन, क्यों, क्योंकि उसको लगी है भूख, तो वो उसको तैयार कर रही है। अभ्यास, अभ्यास का मतलब है हम क्रियाएं तो कई करेंगे, हम क्रियाएं तो कहीं करेंगे, गलत भी करेंगे सही भी करेंगे, बिल्ली भी गलत क्रिया भी करेगी सही क्रिया, लेकिन हमें अभ्यास कराना है उस बिल्ली को सही अनुक्रिया का, ताकि भाई एक ही बार में दरवाजे को क्या कर सके, खोल सके। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, कहा था कि जब बिल्ली दरवाजे को खोल करके सही अनुक्रिया करके जब दरवाजे को खोल करके बाहर निकले तो उसको कुछ ना कुछ खाने को मिलना चाहिए। खाने को मतलब है कुछ ना कुछ भोजन मिलना चाहिए, इसलिए थॉर्नडाइक ने उस बिल्ली को खाने के लिए क्या रखा है, मछली का टुकड़ा। क्या हो ऐसा कि बिल्ली 1 घंटे से उछल कूद कर रही थी, और उछल कूद करने के बाद जब वह बाहर निकलती है और उसको मछली के टुकड़े की जगह कंकड़ और पत्थर खाने को मिले, तो क्या वो अगली बार पिंजरा खोलने की कोशिश करेगी? जवाब है नहीं। बिल्ली तभी पिंजरे को दोबारा 3 बार 4 बार खोलने का प्रयास करेगी जब उसको खाने के लिए क्या मिल रहा हो, मेहनत के बाद कुछ ना कुछ खाने को मिले, यानी कि उसके पेट को या उसकी भूख को क्या मिल जाए, संतृप्ति मिल जाए, भूख उसकी संतृप्त हो जाए। तो जब तक उसकी भूख शांत नहीं होगी उसका प्रभाव उस पर अच्छा नहीं पड़ेगा। भाई आप कोई कार्य करते हो, आप मेहनत से कोई कार्य करते हो और सफलता आपको अगर मिलती है तो फिर आपका और मन लगता है उस कार्य को करने में कि भाई ठीक है अब हमको सफलता मिली, हम आगे और करेंगे। तो यहां पर प्रभाव का नियम, आगे और डिटेल में हम बात कर रहे हैं प्रभाव के नियम की। यहां पर केवल अभी इतना ही याद रखना है, भोजन को पाकर भूख को मिटाना। अगर भोजन ना मिलता तो उस बिल्ली के ऊपर उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि भोजन मिल गया है खाने को, उसकी भूख शांत हो गई है, इसका सुखद प्रभाव, इसका अच्छा प्रभाव किस पर पड़ा है, बिल्ली पर। इसलिए कहा गया है लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि जो क्रिया करने के बाद, अभ्यास करने के बाद जब बिल्ली बाहर निकलेगी तो उसका प्रभाव उस पर क्या पड़ना चाहिए, अच्छा पड़ना चाहिए। बात समझ पाए? तो यहां तक केवल ये 3 नियम। अब एक एक करके तीनों नियमों को समझते हैं, समझना। सबसे पहले बात करते हैं तत्परता के नियम की। तत्परता का नियम कहता है, या जिसको आप कह सकते हो लॉ ऑफ रेडीनेस, वहां लिखा दिया है, बार बार नहीं, यहां ही सीधा समझना स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं, फिर उसके बाद आपको लिखाएंगे भी, आप लिख लेना, समझना। पहले हमने एग्जाम्पल दिया था कल, आज फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं। सपोज दैट यहां पर एक घोड़ा है, इस घोड़े को चलाने वाला यानी कि इसका चालक, जो घोड़े को चलाने वाला है चालक यानी कि ड्राइवर, वो इस घोड़े को पकड़ करके किसी तालाब के किनारे तो ले जा सकता है सर। एक तालाब के किनारे तो ले गया, इसको रस्सी से बांध के ले गया कि चल तेरे को पानी पिलाते हैं। अब वो तालाब के किनारे ले तो गया, तालाब पर पहुंच गया, उसका मुंह पकड़ के तालाब में डुबो भी दिया कि ले पानी पी ले, लेकिन घोड़े का मन नहीं है पानी पीने का, घोड़ा पानी पीने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ये व्यक्ति जो घोड़े को तालाब तक ले गया है, क्या उसको पानी पिला सकता है? जवाब है नहीं। ये घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकता, लेकिन जब तक घोड़ा स्वयं तैयार ना हो पानी पीने के लिए,
ये तो क्या कोई भी घोड़े को पानी नहीं पिला सकता। तो थॉर्नडाइक कहते हैं हमारा तत्परता का नियम भी यही कहता है, आप बालक को यानी कि आप बालक को, आप बच्चे को स्कूल ले तो जा सकते हो, अच्छा वातावरण उपलब्ध करा सकते हो, अच्छे से अच्छे संसाधन उपलब्ध करा सकते हो, लेकिन बच्चे का पढ़ने के लिए तैयार होना, जब तक बच्चा स्वयं पढ़ने के लिए तैयार ना हो तब तक उस बच्चे को कोई भी पढ़ा नहीं सकता। तो ये नियम, तत्परता का नियम यही कहता है कि बच्चा स्कूल आया है, वो पढ़ने के लिए नहीं आया, वो तो बस ऐसे ही मम्मी ने कहा बेटा जाओ स्कूल, उसे क्या पता कि भाई स्कूल में क्या काम होना है। लेकिन बच्चे को पढ़ने के लिए, भाई माता पिता या गार्जियंस या अभिभावक या शिक्षक एक बच्चे को अच्छा वातावरण उपलब्ध करा देते हैं, सब कुछ करा दिया, अच्छा स्कूल है, अच्छी किताबें हैं, सब कुछ है, लेकिन जब तक बालक स्वयं ही पढ़ने के लिए तैयार ना हो तब तक उस बालक को कोई भी पढ़ा नहीं सकता या अधिगम नहीं करा सकता। अधिगम का मतलब है सिखाना। अधिगम अगर हम कहें तो यहां पर तत्परता का नियम अधिगम के अंतर्गत ही है। पढ़ाने का मतलब है उसको छोटा बड़ा सिखाना, वर्णमाला सिखाना, गिनती सिखाना। तो यहां पर बच्चे जब तक स्वयं सीखने के लिए तैयार ना हो कोई भी व्यक्ति उस बालक को क्या किसी को भी नहीं सिखा सकता। तो यहां पर पहला नियम तत्परता का कहता है कि अधिगम करने वाला अधिगमी, यानी कि जो अधिगम करने वाला अधिगमी है, जब तक वो स्वयं अधिगम करने के लिए तैयार ना हो कोई भी व्यक्ति उसे अधिगम नहीं करा सकता। तो सबसे पहला पॉइंट है, किसी भी कार्य को सीखने या किसी भी प्रकार का अधिगम करने के लिए व्यक्ति का तैयार होना या बालक का तैयार होना। किसी कार्य को करोगे तो तब जब आप उस कार्य को करने के लिए क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। आपके मनोवैज्ञानिक हैं रजत भाटिया करके, अपने भारतीय ही मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हो तो इसका मतलब यही है कि आधा कार्य तो आपने तभी कर लिया है जब आप उस कार्य को करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने तो कथन यूं दिया था कि किसी युद्ध को जीतने के लिए तैयार होना उस युद्ध को आधा जीतने के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि आप शुरुआत में आप किसी कार्य को कर रहे हो तो पहले तो डरोगे कि भाई नहीं 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 हमें नहीं करना, लेकिन आप एक बार अगर तैयार हो गए कि नहीं अब हमें ये कार्य करना है तो आधा कार्य तो आपने तभी कर लिया जब आप उस कार्य को करने के लिए क्या हो जाते हो, तैयार हो जाते हो। तो यही तत्परता का नियम है। रजत भाटिया भी इनके थॉर्नडाइक के नियम को समर्थन करते हैं कि ये वास्तविकता में तत्परता का नियम बहुत जरूरी है बालकों के लिए। बालक आ गया विद्यालय में लेकिन उसको तैयार करना कि किस प्रकार से बालक जो है पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। अब एक लाइन लिखते हैं जो पेपर में अगर पूछी जाए तो आप बताओगे, ये समझाने के लिए है, बाकी सारी थ्योरी आप समझाने के लिए याद रखेंगे। अब यहां पर एक लाइन लिखते हैं कि वैसे आप स्वयं लिख लेते हैं लाइन, लेकिन फिर भी हम लिखा देते हैं ताकि आपको याद रहे। अधिगम करने वाला अधिगमी, सर लिखेंगे कम समझेंगे ज्यादा, क्योंकि समझ से ही काम होगा। फैक्ट जो चीजें हम भूल सकते रिवीजन के तौर पर उसको लिख लेंगे। अधिगम करने वाला अधिगमी अधिगम के लिए तैयार या तत्पर होता है। अधिगम करने वाला अधिगमी अधिगम के लिए तैयार या तत्पर होता है, वह तभी अधिगम कर सकता, अन्यथा नहीं। मतलब है कि अधिगम करने वाला अधिगमी जब ही अधिगम कर सकता है जब वह अधिगम करने के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। यहां पर बिल्ली को पिंजड़ा खोलने के लिए कौन तैयार करती है? बिल्ली को, जो थॉर्नडाइक की बिल्ली है, उस बिल्ली को पिंजड़ा खोलने के लिए कौन तैयार करती है? बिल्ली को लगने वाली भूख,
भाई उसको भोजन चाहिए, तो भोजन इसलिए चाहिए क्योंकि उसको भूख लग रही है। तो बिल्ली को किसने तैयार किया है? भूख ने तैयार किया है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कोई व्यक्ति जरूरी नहीं है बिल्ली के संदर्भ में हो, किसी के भी संदर्भ में आप बात करो, आप बच्चों के संदर्भ में बात करो। भाई बच्चों से हमने कहा कि बच्चे गिनती तो सीखना ही नहीं चाहते। तुम कहो बेटा गिनती सीख लो, तुम कहो आओ बेटा हम तुम्हें एक ना एक दूना दो पाए तिरके तीन पाए, भाड़ में जाओ, तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारी गिनती हम काहे को पढ़े तुम्हारी गिनती। अब तुम उसको ये बात समझा दो बेटा अगर तुम गिनती नहीं सीखोगे तो ये बताओ टॉफियां कितने लिए हो हाथ में? वो कहेगा हमें नहीं पता, बहुत सारी हैं। और पेन कितने हैं तुम्हारे हाथ में? कहो हमें नहीं पता। बच्चा कहेगा बहुत सारे हैं। जब वो मुट्ठी बंद करता है वो सोचता है कि मेरे हाथ में गिनती की 4 टॉफियां होंगी, कहेगा बहुत सारी टॉफी हैं। तो बच्चे को आप ये बता दो कि भैया बहुत सारी नहीं है, ये देखो गिनती की इतनी 5 टॉफी हैं, इन 5 में से कोई ले गया एक, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे पास कितनी टॉफियां थी और कोई ले गया तो कितनी बची? तो कहेगा अच्छा। तो बोले कैसे पता करेंगे? बोले बेटा तुम भी गिनती सीख लो। अब वो गिनती सीखने के लिए क्या होगा? तैयार होगा। तो उसको तैयार करना है सिखाने के लिए। ये तैयारी या तत्परता का नियम यही कहता है कि बालक को किसी प्रकार तैयार करना है। तो अब हमारा शैक्षिक प्रयोग क्या कहता है समझना, सभी के शैक्षिक प्रयोग भी हम तुम्हें बताएंगे कि तत्परता का नियम ये तो हो गया थॉर्नडाइक का, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, और नहीं तो फिर अब शिक्षक के तौर पर हमारी क्या भूमिका है, यानी कि शिक्षक के तौर पर अब हम कैसे तैयार करें बालक को, यहां से भी प्रश्न जो है वो कभी कभार बन जाते हैं। तो यहां से प्रश्न बनते हैं, शिक्षक के तौर पर शिक्षक को एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करना है जिससे कि बच्चे में सिखाने से पहले बच्चे में क्या उत्पन्न की जा सके? रुचि उत्पन्न की जा सके, बच्चे की रुचि को जागृत किया जा सके। भैया हम जाके पढ़ा रहे हैं आज की भैया हम विटामिन पढ़ाएंगे। अब हम कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाला बालक तो है नहीं कि हम जाके सीधा झोंकना प्रारंभ कर दें, लो बेटा लिखो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बच्चे को क्या पता काहे का विटामिन ए, काहे का बी। हम कुछ भी उसको पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं तो बच्चे को नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता बच्चा, ये बात मान के चलिए। लेकिन फिर भी हमको क्या करना है? शिक्षक है, बच्चे को पढ़ाना है। अगर हम आपको पूरा अभी पढ़ाएंगे, उस दौरान बीच बीच में हम आपसे दोहराते भी रहेंगे, और पेपर को भी आप यही थीम मान के चलेंगे कि आपके जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने कहा भी है, गीजू भाई बधेका गुजरात के थे, उन्होंने कहा है बाला देवो भव, यानी कि बालक जो है वो देवता होता है। इंग्लिश में हम कहें तो हम बार बार कहेंगे चाइल्ड इज गॉड। और बच्चा जब भगवान है तो भगवान को भी अनुनय विनय करके मनाना पड़ता है कि भैया सुन लो। तो बालक को भी तुम्हें किसी प्रकार मनाना है, मनाने का मतलब है तैयार करना है पढ़ने के लिए, ताकि वो आपकी बात सुनने के लिए क्या हो जाए? तैयार हो जाए। तो याद रखना है यहां पर शिक्षक है, तो शिक्षक का काम क्या है? सबसे पहले है रुचि, यानी कि बच्चे के अंदर रुचि व जिज्ञासा जागृत कर सके, यानी कि रुचि व जिज्ञासा जागृत करके, यानी कि बच्चों में रुचि व जिज्ञासा को जागृत करके हम उनको क्या कर सकते हैं? बच्चे को पढ़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करके लिख लेते हैं सर, अभी समझाते हैं। देखना सर, रुचि व जिज्ञासा को जागृत करके भाई हम बच्चे के अंदर रुचि व जिज्ञासा को जागृत कर लें। जैसे हमने उसके अंदर रुचि या जिज्ञासा जागृत कर ली, बच्चे का मन जो है वो क्या करने लगेगा? पढ़ने में लगने लगेगा। फिर हम कहें विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करके, भैया हम सीधा सीधा नहीं पढ़ाएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां हैं।
करके सीखने पर आधारित। हम बच्चे को रटंत ज्ञान का विरोध करेंगे कि बच्चे को रटाएंगे नहीं कुछ भी चीज, हम कोशिश करेंगे कि बच्चे को करके सीखने पर क्या दिया जाए, बल दिया जाए। हम भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन कक्षा कक्ष में करेंगे ताकि बच्चा खेल के माध्यम से चीजों को क्या कर सके, सीख सके। हमने कहा था कि आप गिनती मत सिखाओ, आप तो लूडो दे दो खेलने के लिए, सांप सीढ़ी दे दो खेलने के लिए, कुछ भी उसको खेलने के लिए दे दो। आपको छड़ियां ही दे दो, आपस में खेल रहा है तो छड़ियों से भी तो वो गिनती सीख रहा, भैया एक तुम्हें दे दी, एक तुम्हें दे दी, एक तुम्हें दे दी। यानी कि खेल खेल के माध्यम से बच्चे को क्या करना है, सिखाना है। यानी कि विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग, उसे पता भी नहीं चलेगा कब वो गिनती सीख गया, उसी खेल के दौरान। इसके बाद कहते हैं ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए। अभी शिक्षण में आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, अभी आगे भी जरूरत पड़ेगी। नवीन पाठ को पढ़ाने से पहले नवीन पाठ को पढ़ाने से पहले पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ना, या कुछ भी नया पढ़ा रहे हो तो नया पढ़ाने से पहले उसके पुराने ज्ञान से जोड़ के आप क्या करो, उसको पढ़ाओ। तो यहां पर ये अभी आएगा, ये हमने क्या कहा, ये तत्परता का नियम है। इसी तत्परता, अभ्यास और प्रभाव के नियम से 5 गौड़ नियम निकलते हैं। उन्हीं में एक ही आता है, नवीन पाठ को पढ़ाने से पहले या नवीन ज्ञान देने से पहले नवीन ज्ञान को बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़कर देना। यह आपका चौथा गौड़ नियम के अंतर्गत आएगा, जिसको हम कहते हैं आत्मीयकरण का नियम या समानता का नियम। तो वहां पर हम फिर इसको पढ़ेंगे, अभी केवल ये समझते हैं कि जब नया पाठ हम पढ़ा रहे हो या हम कुछ भी पढ़ा रहे हो, हम सपोज दैट हम भोजन के बारे में ही पढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि बेटा तुम तो ये बताओ कि तुम घर से क्या खा के आए हो आज। अगर तुम भोजन की बात करोगे तो शायद कोई ना, पाठ से रिलेटेड बात करोगे तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन तुमने ये पूछ लिया कि बेटा सुबह क्या खा के आए हो, सारी क्लास के बच्चे हाथ उठा के चिल्लाने लगेंगे, सर हम बताएं, हम ये खाए, हम ये खाए, आपस में बातें करने लगेंगे और तुम आपकी बात को सुनेंगे। तो आपको कुछ भी नया पढ़ाने से पहले पूर्व ज्ञान से जोड़ना है। अभी आगे इस पर और बात करते हैं। इतनी बात समझ में आई हो तो बताओ। इसके बाद एक पॉइंट और लिखते हैं सर, और उसको हम यहां लिख रहे हैं ताकि या वहीं लिख ले रहे हैं, यहां लिख रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, चाहो तो नोट बना के लिख देना, पेपर में ये पूछा गया है, समझना। अभी जब अपन शिक्षण पढ़ेंगे तो कई प्रकार के कौशल अपन को पढ़ने को मिलेंगे। प्रस्तावना कौशल हुआ, दृष्टांत कौशल हुआ, आपके प्रश्नोत्तर कौशल हुआ, यानी कि जिसको प्राविधि भी कहते हैं, कौशल भी कहते हैं। भाषा के कौशल अलग हैं, भाषा के 4 कौशल अलग हैं। बात समझ पाए? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना वो भाषा के कौशल हैं। लेकिन जब शिक्षण पढ़ते हैं तो शिक्षण के अंतर्गत कुछ कौशल हैं, जैसे कि एक आपका होता है प्रस्तावना कौशल। तो पूछा जाता है कि प्रस्तावना कौशल थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है, तत्परता, अभ्यास या प्रभाव। तो प्रस्तावना कौशल में होता क्या है भाई, जब हम निबंध वगैरह लिखते हैं तो पहले उसकी रूपरेखा बनाते हैं, सबसे पहला नाम हम प्रस्तावना डालते हैं। तो प्रस्तावना में हम करते क्या है, संक्षेप में सारी की सारी बातें क्या कर देते हैं, संक्षेप में शुरुआत में हम उनको क्या कर देते, लिख देते। तो यहां पर प्रस्तावना का मतलब है बच्चे को पढ़ाने से पहले, यानी कि बच्चे को पढ़ाने हम प्रारंभ करेंगे उसके पहले उसको क्या करेंगे, तैयार करेंगे, इधर उधर की बातों से उस बच्चे को जोड़ने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। वही काम प्रस्तावना कौशल में होता है। जैसे इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं, कोई पाठ आपको पढ़ाया जाए तो पहले उसकी इंट्रोडक्शन दी जाती है, वही उसकी एक प्रकार से प्रस्तावना है, पूरी रूपरेखा तय की जाती है। इसी प्रकार बच्चे को भी पढ़ाने से पहले हम बच्चे के ज्ञान को जान लेंगे कि आखिर बच्चे को क्या आता है, बच्चे का स्तर क्या है। हम उसी स्तर के अनुसार उसी प्रकार से बच्चे को क्या कराएंगे, पढ़ाएंगे। तो बच्चे को हम तैयार करना है। भैया हम पहुंच गए, समझना, हम पहुंच गए क्लास में। अब हम क्लास में पहुंच गए, हम तो सीधा झोंकना स्टार्ट कर दिया। अब हम लगे पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाने। भैया हमें थॉर्नडाइक का नियम आता है तो हम लगे थॉर्नडाइक का नियम पढ़ाने। अब 1 से 5 तक का बच्चा क्या जाने थॉर्नडाइक का नियम और क्या जाने पावलोव का नियम। तो पहले जान तो लो कि आखिर बच्चे को आता क्या है। तुम बच्चे को लगे हो जोड़ सिखाने और लगे उसको जोड़ सिखाने, नालायक तू जोड़ नहीं सीख पा रहा,
अरे भैया जान तो लो, पहले उसको गिनती ही तो नहीं आती, वो तो 7 को 6 पढ़ता है, 8 को 9 पढ़ता है। तो सबसे पहले प्रस्तावना का मतलब है पूरी रूपरेखा, यानी कि बच्चे के बारे में जानकारी कलेक्ट करना कि आखिर बच्चे को क्या आता क्या नहीं आता, उसकी योग्यता क्या, क्षमता क्या, रुचि क्या, अरुचि क्या। जब उसका पूरा अध्ययन हम कर लेंगे तब जाके बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, नहीं पढ़ने के लिए उसको तैयार करेंगे। तो पूछा जाता है कि प्रस्तावना कौशल थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो प्रस्तावना कौशल थॉर्नडाइक के तत्परता नियम पर आधारित है। इस लाइन को मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिखना क्योंकि ये इंपोर्टेंट है। थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम पर आधारित है। चलिए सर, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ सर, आगे चलते हैं। सुनना, अब इसके बाद चलते हैं अगला, यानी कि ये तत्परता का नियम हो गया। अब अभ्यास का नियम समझते हैं और अभ्यास के नियम को देख लेते हैं कि अभ्यास का नियम क्या कहता है। देखना, जहां भी कोई डाउट हो आप बेहिचक पूछिएगा। सर कोशिश हमारी यही होगी कि कोई डाउट आपको रहने ना दिया जाए, फिर भी अगर रहता है तो आप पूछिएगा सर। अभ्यास का नियम समझना, अभ्यास का नियम क्या है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज या लॉ ऑफ प्रैक्टिस, एक ही बात है सर। देखते हैं अभ्यास का नियम क्या है। तो पहले तो एक लाइन लिख लेते हैं अभ्यास के नियम में, जैसे तत्परता के नियम में एक लाइन लिखी वैसे ही अभ्यास के नियम में एक लाइन लिखते हैं, फिर उसके बाद समझाना प्रारंभ करते हैं। समझना, चलिए सुनना, अभ्यास का नियम कहता है, एक लाइन हमने लिखी है कि एक परिस्थिति में सही अनुक्रिया को दृढ़ या सुदृढ़ करने के लिए उस अनुक्रिया को बार बार दोहराना। मतलब क्या है वो समझते हैं, देखना सर। सुनना सर, ठीक है ना? देखना सर, अभ्यास का नियम कहता है, हमने इसके पहले भी आपको बताया था अभ्यास में कि बिल्ली से बार बार अभ्यास कराया जा रहा है, लेकिन बिल्ली गतिविधियां सारी कर रही। बिल्ली बार बार म्याऊ म्याऊ भी कर रही, बिल्ली बार बार जो है वो पंजा को भी मार रही है, बिल्ली बार बार उछल कूद भी कर रही है, बिल्ली बार बार क्या कर रही है, आपके दांतों से काटने का काम भी कर रही है, यानी कि सब कुछ कर रही है बिल्ली। अनुक्रियाएं कई हैं, लेकिन हमको सही अनुक्रिया का चयन उसको करवाना है, सही अनुक्रिया का अभ्यास करवाना है। तो दी गई विभिन्न अनुक्रियाओं में से सही अनुक्रिया क्या है? पंजे को मारना, और किसके ऊपर? लीवर या खटके के ऊपर, ताकि दरवाजा आपका क्या हो जाए, खुल जाए। तो यहां पर अभ्यास किसका कराना है? इन दी गई अनुक्रियाओं में ये पंजा मारना क्या है? आपकी सही अनुक्रिया है, और इसी सही अनुक्रिया को हमको क्या करना है? दृढ़ या सुदृढ़ करना है, कि जब भी उसको पिंजरे के अंदर बंद किया जाए वो फटाक से खटका दबाकर अपने पंजे से तुरंत के तुरंत क्या निकल आए, बाहर निकल आए। तो यहां पर क्या कहा गया? एक परिस्थिति में, एक परिस्थिति का मतलब जब बिल्ली को पिंजरे के अंदर बंद किया जाता है, ये उस परिस्थिति की बात कर रहे हैं। सही अनुक्रिया को दृढ़ करने के लिए उस अनुक्रिया को बार बार दोहराना। क्या थॉर्नडाइक ने केवल एक बार ही बंद किया बिल्ली को पिंजरे के अंदर? जवाब है नहीं।
उसने तो अनेकों बार किया। सुबह भूख लगी, सुबह बंद किया, शाम को भूख थी, फिर बंद किया। तुम जब खाना तब मिलेगा जब तुम प्रयास करके दरवाजा खोलोगी, तभी तुमको खाना मिलेगा भूख लगने पर। तो बराबर बराबर प्रयास करता रहा। एक समय ऐसा आया, शुरुआत में 20-25 मिनट में, फिर 15 मिनट में, फिर 10 मिनट में, फिर 8 मिनट में, फिर आपका 5 मिनट में, 2 मिनट में। एक समय ऐसा आया कि थॉर्नडाइक बिल्ली को अंदर रखता था, तुरंत वो खटका दबाती थी और बाहर निकल के भोजन को खा जाते थे। यानी कि उसने कई प्रयासों में, बार बार अभ्यास के माध्यम से अपनी पंजा दबाने की सही अनुक्रिया का क्या कर लिया, चयन कर लिया। तो यहां पर अगर कहा जाए तो अभ्यास का मतलब है एक परिस्थिति में सही अनुक्रिया को दृढ़ या सुदृढ़ करने के लिए उस अनुक्रिया को बार बार दोहराना ही क्या कहलाएगा, अभ्यास का नियम कहलाएगा। बात समझ में आई होगी सर। अभी इसको और चलते हैं और समझते हैं कि क्या है, समझना। चलिए समझना सर, जरा थोड़ा सा और समझते हैं इसी में, देखना। अगर थोड़ा बहुत इसको अलग भाषा में पूछा जाए, जिस अधिगम की हम कई बार पुनरावृत्ति करते हैं उस अधिगम को हम तुरंत सीख लेते हैं, यह नियम किस पर आधारित है, अभ्यास के नियम पर। बात समझ पाए कि नहीं भाई? अभ्यास हो, पुनरावृत्ति हो, रिवीजन हो, कुछ भी हो, तो है तो अभ्यास का ही नियम। तो आपसे थ्योरी को चेंज करके कुछ भी पूछे, वो कितना भी बेवकूफ बनाए, लेकिन आपको माइंड में कंसेप्ट सेट करके रखना है। पूछे कुछ भी, हमको जवाब सही देना है। बात समझ गए? अब यहां पर लेते हैं आगे, क्योंकि बिल्ली भी पिंजरा खोलने के लिए जो कोशिश करती है उसको बार बार कोशिश के माध्यम से ही सही तरीके से दरवाजा खोलना प्रारंभ करती है। अब यहां आगे चलते हैं सर, और आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो अभ्यास का नियम था, शुरुआत में तो थॉर्नडाइक ने यही दिया अभ्यास का नियम, लेकिन बाद में थॉर्नडाइक ने अभ्यास के नियम को दो भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। अपने नियम के ही दो भाग कर दिए। पहला भाग था उपयोग का नियम, यानी कि पहला पार्ट था उपयोग का नियम। दूसरा भाग था अनुपयोग का नियम। पहला पार्ट था उपयोग का नियम, दूसरा पार्ट था अनुपयोग का नियम। अब बात करते हैं उपयोग का नियम क्या है, अनुपयोग का नियम क्या है, समझना। देखना सर, समझना पहले, फिर उसके बाद बात करते हैं। उपयोग का नियम क्या है या अनुपयोग का नियम क्या है? तो अभ्यास के नियम के अंतर्गत ही आता है उपयोग का नियम। जब किसी विषय वस्तु को हम एक बार सीख लेते हैं, पहले हम ओरली बोलते हैं फिर लिखते हैं, तब आपको समझ आएगा। जब किसी विषय वस्तु को हम एक बार सीख लेते हैं या एक बार हम उसका अधिगम कर लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक अगर हम उस विषय वस्तु या उस सीखे हुए ज्ञान का कोई उपयोग ना करें तो वो हमारी स्मृति से हट जाता है। हम कितनी भी कोशिश करें तो थोड़ा बहुत याद आएगा, ज्यादा हमको याद नहीं आएगा। तो थॉर्नडाइक कहते हैं अभ्यास का जो नियम कहता है कि अगर किसी ज्ञान का या किसी क्रिया का बार बार उपयोग होता रहे तो वो क्रिया हमको क्या रहती है, याद रहती है। जैसे अगर किसी कविता को, कोई पोयम को जब हम कक्षा हाई स्कूल में पढ़ते थे, कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ते थे, तब हमने याद किया था, बार बार उसका उपयोग हुआ था कक्षा हाई स्कूल के दौरान, वो कविता हमको याद थी। कोई आज हमसे पूछे भाई साहब हाई स्कूल की कविता सुना दो, हम कहेंगे भैया हमको हाई स्कूल की कविता याद नहीं है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यहां तक कि भैया जब हम छोटी कक्षा में पढ़ते थे या कक्षा 1 का बालक है, कक्षा 2 का बालक है, उससे कहो बेटा छोटा बड़ा सुना दो, वो छोटा बड़ा कंठस्थ सुना देगा। और ये नहीं कहेंगे कि सभी से, लेकिन आप देखना किसी से जाके पूछना भैया छोटा बड़ा सुना दो पूरे, वो कहेगा हमको छोटा बड़ा नहीं आते, हम कहां से सुनाए। क्यों? ऐसा नहीं कि हमको छोटा बड़ा आते नहीं थे, आते थे, लेकिन लंबे समय से उसका उपयोग नहीं हुआ, हमारी स्मृति से वो क्या हो गए, गायब हो गए। आते तो हैं लेकिन हो सकता है सीक्वेंस में हम पूरे ना सुना पाए। तो यहां पर वो कहते हैं कि जिस
विषय वस्तु का, जिस ज्ञान का उपयोग होता रहेगा वो आपको स्मरण रहेगी, और जो विषय वस्तु आपके उपयोग में ना आए वो आपके क्या हो जाएगी, अनुपयोगी हो जाएगी, या जिसका आप उपयोग नहीं करोगे तो वो आपकी स्मृति से क्या हो जाएगी, गायब। तो इसी को कहते हैं उपयोग, और जब उसी का उल्टा हम करेंगे तो क्या कहेंगे, अनुपयोग का नियम। बात समझ पाए? अब एक एक लाइन लिख लेते हैं, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछना। देखना, इसका दूसरा नाम भी हम यहां लिख दें, स्मृति का नियम। और अगर हम यहां लिख दें इसका दूसरा नाम विस्मृति का नियम। देखना सर क्या है, उपयोग का मतलब है जब हम किसी विषय वस्तु का या किसी सीखे हुए ज्ञान का बार बार उपयोग कर रहे हैं तो वह हमारी स्मृति में है। भैया हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं तो भैया वो हमें याद है। जब लंबे समय से हमें पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत नहीं पड़ी, हम भूल गए। भैया हम देखना, जरा देखना समझना, संगीतज्ञ हो, कोई संगीत में रुचि रखने वाला हो, अगर वो संगीत का नित्य प्रतिदिन अभ्यास करता है तो वो कहता है कि भैया इसका हमें रियाज है, हम फटाफट से कोई भी गाना गा देंगे, किसी भी प्रकार की संगीतकारी हमसे करवा लो। चित्रकारी, भैया हम चित्रकारी बराबर कर रहे हैं, वो हमारे प्रैक्टिस में है, हम बार बार उसका उपयोग कर रहे हैं, तुम जब चाहो हमसे चित्रकला बनवा लो। लेकिन लंबे समय से 10-12 साल हो गए, भैया हमने कभी पेन नहीं पकड़ा चित्रकारी करने में, तो हम ठीक ढंग से चित्रकारी नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह भूल गए, लेकिन ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी किस्में चली गई है विस्मृति में। अगर हम उसका उपयोग करते रहते तो वो हमारी किस्में रहती स्मृति में। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जैसे खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी किसी भी खेल का ले लो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, जब वह नियमित रूप से अभ्यास करता रहता है, नियमित रूप से खेलता रहता है, तो वह अच्छा प्रदर्शन करता है, सारे तरीके सब चीज उसको पता रहती। लेकिन लंबे समय तक अगर उसको ब्रेक मिल जाए तो फिर बहुत सारी चीजें उसकी स्मृति से हट जाती हैं। तो यहां पर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि जब हम बार बार किसी भी विषय वस्तु का अभ्यास करते हैं तो वह हमारी स्मृति में बनी रहती है, या जब हम बार बार किसी विषय वस्तु का उपयोग करते हैं तो वह हमारी स्मृति में बनी रहती है, और यह अभ्यास के नियम के अंतर्गत आता है। अब पेपर में आपसे स्मृति पर भी पूछा जाता है, विस्मृति पर भी पूछा जाता है। स्मृति का मतलब वही है सीधा सीधा आपकी मेमोरी से कि भैया हमको कितना क्या कुछ याद है, और विस्मृति का मतलब है जो कुछ हम याद किए थे वो हम क्या कर गए, भूल गए। अगर कहा जाए मनुष्य के लिए, अगर कोई पूछे कि मनुष्य के लिए विस्मृति खराब होती है, तो नहीं, विस्मृति और स्मृति दोनों का होना जरूरी है। विस्मृति और स्मृति दोनों का होना जरूरी है, क्योंकि स्मृति तो इसलिए कि भैया आपको चीजें याद रखनी है, इसलिए स्मृति की आवश्यकता पड़ रही। लेकिन जो दुखद अनुभव है, जो कटु अनुभव है, भैया किसी को कोई सदमा लग गया, अब वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, तो वो कटु अनुभवों को, बुरे सपनों को या बुरी घटनाओं को भूलना भी जरूरी है। तो स्मृति के साथ साथ विस्मृति भी जरूरी है। तो दोनों टॉपिक आपके साइकोलॉजी में आते हैं। स्मृति विस्मृति में से एक प्रश्न आपका पेपर में आता है। यहां केवल नाम पढ़े हैं कि स्मृति का नियम। अब यहां पे प्रश्न पेपर में बन रहा है थॉर्नडाइक के अनुसार कि स्मृति का नियम किस नियम से निकलता है, तो थॉर्नडाइक के उपयोग के नियम को ही स्मृति का नियम कहते हैं, इसी से निकलता है। जबकि विस्मृति का नियम कहां से निकलता है, तो अनुपयोग के नियम यानी कि अभ्यास के नियम के अंतर्गत जो अनुपयोग का नियम आता है, वहां से आपका कौन सा नियम निकलता है, तो विस्मृति का नियम निकलता है। बात समझ में आ रही है सर? अब चलते हैं आगे। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। यहां पर अगर हम कहें एग्जाम्पल के तौर पर, आप चाहो तो याद रखने के लिए लिख लो। कविता याद करने के लिए बार बार हमको अभ्यास करना पड़ता है, और हम उसका अगर उपयोग करते रहें तो वो हमारी स्मृति में रहती है, नहीं तो वो कविता, वर्णमाला, ABCD सब कुछ हम क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। जब हम छोटे थे तो हम 25 और 30 तक पहाड़े सुना देते थे, अब जरूरत नहीं पड़ती तो हम वो उन पहाड़ों को भूल गए। क्यों? क्योंकि उनका लंबे समय से उपयोग नहीं है। बात समझ पाए? तो अगर कोई कहा जाए, कहा जाए कि जिस विषय वस्तु को आप पहले पढ़ते थे
उसका उपयोग बराबर होता रहता था, वो आपकी स्मृति में रहती थी। लंबे समय से उसका उपयोग नहीं हुआ, वो किस में चली गई? विस्मृति में चली गई। आप उसको पुनः रिवाइज करेंगे, वो पुनः आपको क्या आ जाएगी? याद आ जाएगी। तो याद रखना, यह अगर कहें विस्मृति या अनुपयोग कहें, ये उपयोग के नियम का जस्ट विपरीत है। तो थ्योरी इसमें कुछ है नहीं, ना कुछ लिखना है, बस केवल याद रखना है, आपको याद रखना है ये चीजें, ठीक है। अब लिखते हैं एक पॉइंट और, ताकि समझ पाओ, इसी में लिख लेते हैं। ये जो अभ्यास का नियम है, इस अभ्यास के नियम को परिश्रम, इस अभ्यास के नियम को परिश्रम या हार्ड वर्क का नियम भी कहते हैं। परिश्रम अगर पूछा जाए, थॉर्नडाइक के किस नियम को परिश्रम या हार्ड वर्क का नियम भी कहते हैं, तो बताइए। चलिए हम बताते हैं क्यों कहते हैं इसको हार्ड वर्क या परिश्रम का नियम। देखना सर, परिश्रम या हार्ड वर्क का नियम क्या कहता है, या परिश्रम या हार्ड वर्क का नियम क्यों कहती है इस अभ्यास को? तो हमने एक पॉइंट आपको बताया था अभ्यास के नियम में। अभ्यास के दौरान बिल्ली कई अनुक्रियाएं जो है वो आपकी कर रही है। देखना, अभ्यास के दौरान बिल्ली जो है वो कई अनुक्रियाएं कर रही है। पंजा को मारना, दांत से काटना, यहां तक कि म्याऊ म्याऊ करना, उछल कूद करना, सारी अनुक्रियाएं कर रही। इन सारी अनुक्रियाओं में वो अनुक्रियाएं भी हैं जिनसे दरवाजा खुलेगा, और वो अनुक्रियाएं भी हैं जिनसे दरवाजा नहीं खुलेगा। वो 20 मिनट 25 मिनट तक क्या करती है? मेहनत करती है, चाहे दरवाजा खुले अथवा ना खुले, उसको तो बराबर क्या करनी है? मेहनत करनी है। भाई मेहनत बराबर कर रही है, उछल कूद कर रही, मैमो कर रही, दांतों से काट रही, पंजा मार रही। इत्तेफाक से, संयोग बस, जब उसका पैर केवल खटके पर ही पड़ेगा, तब जाके दरवाजा आपका क्या करेगा? ओपन होगा। तो मेहनत तो उसने सभी अनुक्रियाओं में की है, लेकिन किसी एक सही अनुक्रिया से दरवाजा क्या हुआ है? खुला है। इसलिए मेहनत बराबर हुई है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? परिश्रम या हार्ड वर्क का नियम भी कहा गया है। पेपर में अगर आए तो आप बता दोगे। अगला नियम लेते हैं इसी का, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है, समझना। समझना, देखना, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर कहें कि बिल्ली जो है वो भोजन को पाकर भूख को क्या कर देती है? मिटाने का काम करती है। यानी कि जैसे ही बिल्ली भोजन को पाती है, भोजन पाकर के वो क्या करती है? अपनी भूख मिटा लेती है। तो भोजन पाकर के, भाई भोजन उसकी आवश्यकता थी, तब वो उछल कूद करती है, यानी कि बार बार अभ्यास करती है। किसी प्रकार दरवाजा खुलता है और भोजन उसको क्या होता है? प्राप्त होता है। जैसे ही उसको भोजन प्राप्त होता है, तो उसको एक प्रकार से जो है वो सुख की क्या होती है? अनुभूति होती है। उसको संतोष की क्या होती है? अनुभूति होती है। उसको संतुष्टि प्राप्त होती है। अगर उसको भोजन की जगह पत्थर मिलते, ईंटें मिलती खाने को, तो निश्चित सी बात है उसको सुख की जगह किसकी अनुभूति होती? दुख की अनुभूति। संतोष की जगह उसको क्या प्राप्त होता?
असंतोष प्राप्त होता, संतुष्टि की जगह उसको क्या प्राप्त होती, असंतुष्टि प्राप्त होती। बात समझ में आई? तो अगर हम कहें कि प्रभाव का मतलब है जब आप किसी कार्य को करते हो, कार्य के उपरांत जब कार्य आपने मेहनत कर ली और मेहनत के बाद जब आप उस कार्य में सफल हो जाते हो, या भाई सपोज दैट बिल्ली पिंजरे को खोलने का काम कर रही थी, जब बिल्ली पिंजरा खोल लेती है और जो मछली का टुकड़ा बाहर था रखा हुआ खाने को वो उसको मिल जाता है, तो उसको सुख की अनुभूति होती है, संतोष की प्राप्ति होती है, संतुष्टि की प्राप्ति होती है। इसी को उन्होंने क्या कहा है, जब सुख संतोष संतुष्टि की प्राप्ति होगी तो निश्चित सी बात है उसका प्रभाव बिल्ली पर क्या होगा, अच्छा पड़ेगा, और बिल्ली पुनः उसी कार्य को करने की क्या करेगी, कोशिश कि आखिर किस प्रकार से ये दरवाजा खुला था जिससे हमको खाने को क्या मिला था, भोजन मिला था। तो यहां पर प्रभाव का नियम कहता है कार्य करने के उपरांत जब हमें सुख संतोष की अनुभूति होती है तो उस कार्य को हम क्या करना चाहते हैं, बार बार करना चाहते हैं, या उस कार्य को क्या करना चाहते हैं, हम करना सीखना चाहते हैं। तो यहां पर आपने देखा हो कि बच्चों को विद्यालय में दिए जाने वाले पुरस्कार व दंड इसी पर आधारित हैं। पुरस्कार इसलिए दिए जाते हैं कि बच्चों को जो पुरस्कार दिए जाएं ताकि बच्चा सुख की अनुभूति करे, भैया हमारा प्रथम स्थान आया है, हमको शील्ड मिल गई। अब भैया प्रथम स्थान आया जिसका, उसको भी कुछ ना मिले, लास्ट आया उसको भी कुछ ना मिले, तो दोनों हंसेंगे, हंसी और उड़ाएंगे, भैया तुम पहला स्थान पाके क्या कर लिए, तो हमें भी तो कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला। तो यहां पर उन्होंने कहा है जो आपका प्रभाव है, अगर किसी बालक ने मेहनत की है तो जरूरी नहीं कि तुम उसको कोई शील्ड ला कर दो, तुम तालियां ही उसके सम्मान में बजवा दो, वो बच्चा उसी से प्रसन्न हो जाएगा। तो यहां पर जो कहा गया है प्रभाव का नियम, बिल्ली खूब उछल कूद करके जब बाहर निकलती है उसको मछली का टुकड़ा मिलता है खाने को, सुख व संतोष संतुष्टि की अनुभूति उस बिल्ली को होती है। अब वो उसी कार्य को करने के लिए बार बार क्या रहेगी, तैयार, कि किस प्रकार से ये पिंजरा खुला था और मुझको खाने को मछली का टुकड़ा प्राप्त हुआ। तो यहां एक लाइन लिख लेते हैं ताकि हम समझ पाए प्रभाव का नियम क्या है, और आपका इसके अंतर्गत इसको देखना किस किस नाम से आनेंगे। सुख दुख का नियम किसको कहा जाता है, संतोष असंतोष का नियम किसको कहा जाता है, संतुष्टि असंतुष्टि का नियम किसको कहा जाता है। तो थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम को ही इन 3 नामों से जाना जाता है, पेपर में पूछा जा चुका सर, तो याद रखना है। अब अगर हम कहें, एक लाइन लिख लेते हैं, कार्य करने के उपरांत, कार्य करने के उपरांत संतोष या कार्य करने के उपरांत संतोष या सुख मिले तो उस कार्य को हम बार बार करना चाहते हैं। और यदि संतोष नहीं मिले तो उस कार्य को हम नहीं करना चाहेंगे। तो सर यहां पर एकदम स्पष्ट लिखा है, कार्य करने के उपरांत संतोष या सुख की अनुभूति होती है, तो निश्चित सी बात है कि बालक उस कार्य को बार बार करना चाहेगा। लेकिन अगर किसी कार्य को करने के उपरांत संतोष या सुख की अनुभूति नहीं होती, बच्चा उस कार्य को करना नहीं चाहेगा। इसी से निकलता है पुरस्कार। बच्चे को दिए जाने वाले पुरस्कार इसलिए पुरस्कार दिए जाते ताकि बच्चे को सुख संतोष या संतुष्टि की अनुभूति हो और उस वो कार्य को बार बार करने के लिए क्या रहे, प्रेरित रहे। दंड इसलिए बच्चों को दिए जाते, दंड इसलिए बच्चों को दिए जाते ताकि दंड इसलिए बच्चों को दिए जाते ताकि वह गलत कार्यों को करने के प्रति क्या करे, भैया हमें दंड मिला था, हमें ये कार्य नहीं करना। लेकिन आपके पेपर में कोई भी ऑप्शन बच्चे को दंड देने की बात करे, वो आपका ऑप्शन कभी सही नहीं होता, ध्यान रखना इस बात को। अगर कोई ऑप्शन बच्चे को दंड देने की बात कर रहा है, वो कभी भी आपका ऑप्शन सही नहीं होता, वो ऑप्शन गलत है। जहां दंड देने की बात की जा रही है उस ऑप्शन को पहले ही काट दो।
जो बच्चे को रटाने की बात कर रहा है उसको पहले ही काट दो, जो मशीन की तरह सिखाने की बात कर रहा है उसको वैसे ही काट दो। आप उसकी बात करो जो समझने पर आधारित विकल्प है, जो समझने पर आधारित विकल्प है, आप उसकी बात करो। तो यहां पर बच्चे को अगर दंड दिया जा रहा है, लेकिन दंड देना नहीं है, हमें किसी ऑप्शन को मानना नहीं है कि भैया उसको हम दंड देंगे, नहीं, हम बच्चे को बिल्कुल भी दंड नहीं देंगे। लेकिन हमको ये इसलिए बताया जा रहा कि हमको ऐसी शिक्षण विधि का प्रयोग करना है जिससे बच्चे को क्या हो, सुख संतोष संतुष्टि की अनुभूति हो। इसका मतलब ये नहीं कि जो नहीं पढ़ेगा तो हम तो जे बड़ा डंडा लिए बैठे, आओ हम देखते तुम्हें। बात समझ गए? रियलिटी कुछ और है सर, लेकिन यहां पेपर को तो आपको इसी थीम बना के देना है कि बच्चे को दंड नहीं देना। क्यों? चाइल्ड इज गॉड, बच्चा भगवान है। अच्छा करे तो, बुरा करे तो, मनाना है भैया, तुम बैठो पढ़ो, मनाएंगे तुम्हें कि पढ़ने लगो तुम बस। चलिए आगे चलते हैं सर। फिर भी एक लाइन यहां लिख लेते हैं, बच्चों को पुरस्कार व दंड देना। ये एक लाइन यहां लिख लेना आप, बच्चों को दंड व पुरस्कार देना इसी नियम पर आधारित है। यानी बच्चों को जो दंड व पुरस्कार है वो इसी नियम पर आधारित है। अब शिक्षक के तौर पर आपको ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना है जिससे कि बालक को सीखने में सुख की अनुभूति प्राप्त हो। शिक्षक के तौर पर आप क्या करेंगे? शिक्षक के तौर पर आप वही करेंगे, वही वातावरण, ऐसी ही परिस्थिति का निर्माण करेंगे जिससे कि बच्चा खुशी खुशी सीखने के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए, और सीखने के दौरान उसको खुशी की या सुख की क्या हो, अनुभूति हो। अब एक पॉइंट और लिख लेते हैं, समझना इसी प्रभाव के नियम में, और फिर हम कहेंगे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना क्या है। चाहे नोट बना के लिखो, चाहे तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम, थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है, या थॉर्नडाइक के जो प्रभाव के नियम से ही, यानी कि थॉर्नडाइक के जो प्रभाव के नियम है, नियम से ही स्किनर का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है। यानी कि जो थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम है, समझना, जो भी थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम है, उसी थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम से ही आपका, हम बता रहे हैं, थॉर्नडाइक के जो प्रभाव का नियम है उसी से स्किनर का नियम जो है वो उत्पन्न हुआ है। कैसे बताते हैं अभी आप। चलिए सर सुनना, लगा रहा है सर। चलो तो बस अभी बात नहीं सर, सुनना फिर। अभी थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम से ही स्किनर के नियम का उत्पन्न हुआ। अभी स्किनर का नियम क्या आ गया? अभी स्किनर का नियम तो हम पढ़े ही नहीं है, अभी स्किनर का नियम हम पढ़ेंगे बाद में। जो आपके स्किनर हैं उनका नियम पढ़ेंगे। उन्होंने कबूतर और चूहे दोनों पर प्रयोग किया है। उन्होंने कबूतर और चूहा दोनों पर स्किनर ने अपने नियम का या स्किनर के सिद्धांत के अंतर्गत जो है प्रयोग हुआ है। तो ये क्या कहते हैं प्रभाव? तो ये कहते हैं, जो स्किनर का जो सिद्धांत कहता है, थोड़ा सा 2 मिनट लेते हैं, पूरा नहीं समझना है उसके स्किनर का सिद्धांत क्या है, ताकि हम ये समझ पाए कि थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है वह प्रभाव के नियम से स्किनर के नियम का कैसे सिद्धांत जो है वो उत्पन्न हुआ। तो अगर हम यहां पर कहें, यहां पर कहा गया है कि बच्चे को पुरस्कार देते हैं या दंड देते हैं, तो बच्चे को एक प्रकार से जो है, अगर सुख संतोष संतुष्टि की अनुभूति होती है तो बच्चा उस कार्य को क्या करना चाहता है, करना
चाहता है सीख जाएगा, लेकिन अगर हम उसको दंड देखें तो बालक उस कार्य को करेगा नहीं। तो यहां पर जब स्किनर अपने सिद्धांत का प्रयोग करते हैं तो वो पहले कुछ भी खाने को नहीं देते चूहे को, वो चूहे से पहले क्या करवाते हैं, क्रिया करवाते हैं। और अगर चूहे ने सही क्रिया की है, ध्यान रखना, अगर चूहे ने सही क्रिया की है तो ही उसको बाहर प्याले में पीने को दूध मिलेगा। यानी कि ये तो थॉर्नडाइक महोदय पूरा का पूरा क्या करते हैं, यहां सलाखों में रख देते हैं जगह कि बिल्ली देख सके कि बाहर उद्दीपक है, और उद्दीपक को देख करके बिल्ली उछल कूद करेगी। वहां पर चूहे को या कबूतर को कुछ भी नहीं देखने को मिलता, कबूतर को वो एकदम बंद कर देते हैं अंधेरे कमरे में, कबूतर को यूं अंधेरे बॉक्स में एक बंद कर देते हैं। कबूतर पर कई प्रयोग हैं। फिर हल्की सी एक प्रकाश की किरण गुजारते हैं, तो जब हल्की सी प्रकाश की किरण गुजारी जाती है तो कबूतर थोड़ा सा चलना प्रारंभ करता है कि ये प्रकाश की किरण आ कहां से रही। तो जब तक कोई क्रिया नहीं की जाती कबूतर शांत था। ऐसे ही वो चूहे को भी बंद करते हैं एक पूरे बॉक्स में, जिसके बाहर से कुछ दिखाई, जिसके अंदर से बाहर कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन चूहा चल करके जब आगे जाता है तो एक लीवर पर उसका पैर पड़ता है, खट की आवाज आती है, और फिर उसको बाहर प्याले में रखा हुआ दूध मिलता है। बार बार चूहे से यही क्रिया करवाई जाती है स्किनर के द्वारा। कुछ समय बाद चूहा जान जाता है कि जब मैं ये खटका दबाऊंगा तब मुझको पीने को क्या मिलेगा, दूध मिलेगा। तो यहां पर पहले क्रिया करवाई गई, उसके बाद कुछ खाने को दिया गया। तो यहां पर क्रिया, ध्यान रखना, क्रिया पहले आई है और उद्दीपक यानी कि खाने को बाद में मिला है। तो हम इनके बॉन्ड को आरएस बॉन्ड सिद्धांत कहेंगे, जबकि थॉर्नडाइक के बॉन्ड को एसआर बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो अभी इनका सिद्धांत बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अब यहां से क्या मतलब हुआ, प्रभाव का मतलब ये कि जो तुमने क्रिया की है उसके बाद तुमको खाने को मिला है, तो तुमको सुख और संतोष की अनुभूति प्राप्त हुई है। तो इसी प्रभाव के नियम से किस नियम का उत्पन्न, कौन सा नियम उत्पन्न हुआ है, वो है स्किनर का नियम या स्किनर का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है। तो याद रखेंगे अगर पेपर में पूछा जाए। एक पॉइंट और पूछा जाता है पेपर में कि थॉर्नडाइक ने अपने किस नियम को सबसे ज्यादा महत्व दिया, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक ने किस नियम को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना, किस नियम को सबसे ज्यादा महत्व दिया? तो याद रखना, थॉर्नडाइक ने सबसे ज्यादा जो महत्व दिया है वो आपके प्रभाव के नियम को दिया है। प्रभाव के नियम को अधिक महत्व दिया या सबसे ज्यादा महत्व दिया। सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया गया? प्रभाव के नियम को दिया गया। बात समझ में आई होगी सर? बताओ, बात समझ में आई होगी? आगे चलते हैं सर। एक नियम और पढ़ लें, मतलब अभी थोड़ा और पढ़ लें, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो इसी अभ्यास से रिलेटेड है। फिर 5 गौण नियम हम चाहे बाद में पढ़ा देंगे, लेकिन वो 5 गौण नियमों में पहला गौण नियम आज ही पढ़ते हैं, क्योंकि वो अभ्यास से कोरिलेट है, ताकि तुम्हारे दिमाग में उथल पुथल मचे और सही बात समझ में आए कि आखिर है क्या। ठीक है ना? तो हम एक और पढ़ा रहे, फिर आपकी इच्छा के अनुसार रुक जाएंगे। देखिए सुनना, थॉर्नडाइक के 3 नियम हो गए। अब बात करते हैं थॉर्नडाइक के 5 गौण नियम। अच्छा, जो 3 नियम थे वो मुख्य नियम थे, वही प्रमुख नियम थे। जो ये नियम है ये 5 गौण नियम है। ये पांचों के पांचों गौण नियम, पांचों के पांचों गौण नियम थॉर्नडाइक के मुख्य नियम से ही निकले हैं। तो 5 गौण नियमों में हम पहला गौण नियम लेते हैं सर। 5 गौण नियमों में हम पहला गौण नियम लेते हैं। पहला गौण नियम है बहु अनुक्रिया का नियम। चलिए सर समझना, पहले ओरली तुम्हें समझाते हैं, फिर तुम्हें यहां पर समझाएंगे। जहां भी दिक्कत हो आप पूछना सर। देखना, बहु अनुक्रिया का नियम क्या कहता है? जैसा ही नाम है वैसा ही समझ में आ रहा होगा कि आखिर बहु अनुक्रिया है क्या।
और वैसे भी हम आपको इतना तो अभी समझा ही चुके हैं, थॉर्नडाइक का नियम पढ़ा रहे थे कि बिल्ली के द्वारा पिंजरा खोलने के लिए कई अनुक्रियाएं की जाती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं जो है वो बिल्ली के द्वारा की जाती हैं। तो अब बात करते हैं, पहले समझा देते हैं आपको, देखना कैसे। ये आपका उद्दीपक है एस, मछली का टुकड़ा। ये आपकी बिल्ली है। अब जैसे ही मछली के टुकड़े को देखती है तो मछली के टुकड़े को, उद्दीपक को देख करके ये बिल्ली क्या करती है, कई प्रकार की अनुक्रियाएं करना क्या कर देती है, प्रारंभ कर देती है। कई प्रकार की अनुक्रिया। जैसे ही उद्दीपक को देखा, उद्दीपक को देखने के उपरांत बिल्ली क्या करती है, अनुक्रिया। और अनुक्रियाएं क्या, कितनी बार हम बताए हैं, म्याऊ म्याऊ करना, हमने कहा तुम्हें रट जाएगा कंसेप्ट। यहां तक कि पंजा मारना, दांतों से काटना, तुम्हें रट जाएगा कि ये कंसेप्ट है क्या। यहां तक कि उछल कूद करना, ये सब गतिविधि जो है वो बिल्ली करती है। क्या इन सभी गतिविधियों से दरवाजा खुल जाएगा? जवाब है नहीं। इन सभी गतिविधियों से दरवाजा नहीं खुलने वाला। इनमें से कोई एक सही अनुक्रिया का बिल्ली को क्या करना पड़ेगा, चयन। जब वो सही अनुक्रिया का चयन करेगी तब जाके, सही अनुक्रिया का चयन करेगी तब जाके दरवाजा क्या होगा, ओपन होगा। सही अनुक्रिया का मतलब है रिस्पॉन्स, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं अनुक्रिया को, और उद्दीपक को हम एस से डिनोट करते हैं। तो उद्दीपक को देख करके तुरंत ही सही अनुक्रिया नहीं होती। इस उद्दीपक से को देख करके बिल्ली को सही अनुक्रिया तक जाने में इतनी स्टेपों से गुजरना पड़ता है, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करनी पड़ती हैं। भाई एक बिल्ली है, उद्दीपक को देखती है, जैसे ही उद्दीपक को देखने के बाद उसको सही अनुक्रिया का चयन करना है कि सही अनुक्रिया कर दें ताकि ये दरवाजा खुल जाए। तो सही अनुक्रिया करने के लिए कि भैया सही अनुक्रिया क्या रहेगी जिससे दरवाजा खुल जाए, तो उसको म्याऊ म्याऊ, पंजा मारना, दांतों से काटना, उछल कूद करना, इन सभी चरणों से गुजरना पड़ेगा। और ये जो एस और आर देखा होगा, एस और आर ऐसा नहीं लिखा रहता। एस और आर में हमेशा आप जब भी देखोगे एक लाइन खिंची होगी, एस आर बॉन्ड। और ये लाइन वो लाइन है जो बता रही है कि बिल्ली के द्वारा चाहे गलत अनुक्रिया की गई हो चाहे सही अनुक्रिया की गई हो, वो सही अनुक्रिया और उद्दीपक को देखने के बीच में सारी अनुक्रिया हुई है। सही अनुक्रिया, भाई सही अनुक्रिया का हम चयन कर लेंगे कि भैया ये सही अनुक्रिया है, लेकिन उस सही अनुक्रिया का चयन करने से पहले उद्दीपक को देखने के उपरांत कई अनुक्रियाएं की गई, तब जाके हमने सही अनुक्रिया करना सीखा है। तो किसी एक सही अनुक्रिया का चयन करने के लिए या सीखने के लिए किसी भी व्यक्ति को बहु अनुक्रिया, बहुत अनुक्रियाओं से क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। भाई साहब साइकिल भी चलाना सीखना है, तो क्या साइकिल पर बैठे और तुम साइकिल चलाना सीख जाओगे? नहीं, तुमको बैलेंस करना, पैडल मारना, हैंडल साधना, सब कुछ अनुक्रियाएं करनी पड़ेंगी। कोई भी एक्टिविटी उठा के देख लो, कोई भी कार्य। तो आपको छुटा लिखना सीखना है तो पेंसिल को पकड़ना ठीक ढंग से सीखना पड़ेगा। सही ढंग से हम हाथ को पेज पर रख लें कि नहीं रख लें, 45 के एंगल पर पकड़ रहे कि नहीं पकड़ रहे, कई अनुक्रियाओं को करना पड़ेगा, तब जाके हम क्या कर पाते हैं, कोई एक सही अनुक्रिया का उत्पादन कर पाते हैं। बात समझ पाए कि नहीं? तो यहां तक ये नहीं, ध्यान रखना, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि एक बच्चे को अपनी मां का दूध पीने के लिए भी कई अनुक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो ठीक ढंग से एक सही अनुक्रिया कर पाता है और अपनी मां का दूध पी पाता है। तो कहते चाहे छोटा बालक हो चाहे बड़ा, भैया तुम आटा भी गूंथोगे तो एक बार में सही नहीं गूंथ ले जाओगे, कई अनुक्रियाएं करनी पड़ेंगी, तब जाके सही तरीके से आटे को गूंथ पाओगे।
तो यहां पर क्या कहा गया है, बहु अनुक्रिया। ये एस यानी कि उद्दीपक को देख करके सही अनुक्रिया के चयन के मध्य जितनी भी गलत सही जो भी अनुक्रियाएं हो रही हैं वही क्या कहलाती हैं, बहु अनुक्रियाएं कहलाती हैं। तो यहां पर देखना जरा समझना आप। अब यहां से प्रश्न आपके पेपर में कैसा आता है, उद्दीपक और सही अनुक्रिया, सही देखना, सही अनुक्रिया का बार बार सही अनुक्रिया को हम कर रहे हैं ताकि ये सही अनुक्रिया दृढ़ हो जाए, वो कहलाएगा अभ्यास का नियम। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? सही अनुक्रिया का बार बार अभ्यास कर रहे हैं, सही अनुक्रिया को बार बार दोहरा रहे ताकि सही अनुक्रिया सुदृढ़ हो जाए कि हम एक बार में ही दरवाजा खोल लें, वो है अभ्यास का नियम। लेकिन उद्दीपक और सही अनुक्रिया को प्राप्त करने के दौरान जो भिन्न भिन्न प्रकार की सही और गलत अनुक्रियाएं की गई वो है बहु अनुक्रिया का नियम। और यहां से पूछा जाता है कि यहां अभ्यास में क्या है, भैया हम बार बार सही अनुक्रिया का चयन कर लें और उसी सही अनुक्रिया को सुदृढ़ कर लें, इसलिए तो अभ्यास की जा रही है। तो फिर सही और गलत की प्रोसेस कहां चल रही, उद्दीपक और सही अनुक्रिया के मध्य सही और गलत की प्रोसेस चल रही। तो सही और गलत का मतलब क्या, सही और गलत का मतलब है थॉर्नडाइक के द्वारा इसको कहा जाता है त्रुटि एवं प्रयास। यानी कि बिल्ली के द्वारा बहु अनुक्रियाओं के दौरान ही तो कई गलतियां की जा रही और कई प्रयास किए जा रहे हैं कि भैया सही अनुक्रियाओं को पकड़ लिया जाए। तो पेपर में पूछा जाए त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक के किस नियम से निकला है, बहु अनुक्रिया के नियम से निकला है। ध्यान रखना इस बात को, मोस्ट इंपोर्टेंट है सर ये। अगर पेपर में पूछा जाए त्रुटि एवं प्रयास का नियम, भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत थॉर्नडाइक के किस नियम से निकला है, ना तत्परता से निकला, ना अभ्यास से निकला, ना प्रभाव से निकला, वो निकला है बहु अनुक्रिया के नियम से। बात समझ पा रहे कि नहीं सर? देखना हम फिर एग्जांपल देते हैं ताकि तुम समझ पाओ। सुनना सर जरा, देखना सर, समझना अभ्यास कहां है, देखना समझना अभ्यास कहां है, देखना सर। एक मिनट बस, तुम्हें अभी समझ में आता है कि अभ्यास और उसमें क्या अंतर है। देखना सर, सुनना। क्या क्या किसकी किसकी बहु अनुक्रिया की अभी लिखा रहे, अभी समझ लेते हैं फिर लिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी लिखा रहे बहु अनुक्रिया, पहले समझो सर, फिर हम लास्ट में एक लाइन लिखाएंगे। पहले सच बताए ना तो यही, क्योंकि वो देखना आपके पेपर में जो यूपी टेट का पेपर हो या सीटेट का पेपर हो, कुछ भी लिखने को नहीं आता है, कुछ भी सॉल्व करने नहीं आता है, बस केवल पढ़ के उत्तर देने को आता है। तो जितना दिमाग में फीड होगा आप तुरंत उत्तर दे दोगे। तो कोशिश करो सीधा दिमाग में फीड हो, थोड़ा बहुत हिंट के लिए हम लिख लेते हैं। अभी हम लिखा दे रहे हैं, आप निश्चिंत रहें। लिखा दे रहे हैं हम, आप परेशानी हो, पहले हम समझा ले फिर लिखा दे। लिखाने को ये लिखना है कि सही अनुक्रिया होने से पहले जो ढेर सारी सही और गलत अनुक्रिया होती हैं उनको ही बहु अनुक्रिया का नियम कहते हैं। सही अनुक्रिया होने से पहले ढेर सारी सही और गलत जो अनुक्रियाएं होती हैं उनको ही हम बहु अनुक्रिया कहते हैं। तो हम नियम बाद में लिखा रहे हैं, उसकी थ्योरी पर बाद में जा रहे हैं, पहले कंसेप्ट समझा रहे हैं कि आखिर कंसेप्ट है क्या। तो अब तुम लिख लो पहले सर, लोग है ना लिख लेते हैं सर। पढ़ाते पढ़ाते हम बस केवल यही समझते हैं कि सभी लोग मतलब तो फ्लो में कुछ भी निकल जाता है तो अन्यथा नहीं लेना, मतलब फ्लो में आ जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते। अगर स्पीड ज्यादा तेज हो जाए तो हमें टोक देना, हम फिर मतलब नॉर्मल स्पीड पे आ जाएंगे, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते कभी एकदम से फ्लो पकड़ने लगते हैं। तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। यहां से ना दिखे तो इस तरफ बैठ जाया करो, यहां से एकदम स्पष्ट दिखता है। यहां से बस ये थोड़ी सी लाइन दबती है जब हम लिखते हैं, तो वैसे तो सब कुछ क्लियर रहता है, ठीक है। देखना हम एक लाइन लिख लेते हैं, देखना यहाँ, ठीक है ना, यहाँ नहीं यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना सब। पहली लाइन जो हमने बोला है, इसी नियम से मतलब क्या, बहु अनुक्रिया के नियम से, इसी नियम से थॉर्नडाइक का त्रुटि एवं प्रयास का नियम, त्रुटि एवं प्रयास का नियम, या त्रुटि एवं प्रयास का नियम ना कहें इसको, ये सिद्धांत है। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत
निकला है, जिसका अर्थ है कि अब यहां से लिखना है कि बहु अनुक्रिया का नियम क्या कहता है कि सही अनुक्रिया होने से पहले ढेर सारी गलत अनुक्रियाएं होती हैं, जिसे ही बहु अनुक्रिया का नियम कहते हैं। बात समझ पाए कि नहीं सर कि बहु अनुक्रिया का नियम क्या है? सही अनुक्रिया होने से पहले जितनी भी ढेर सारी गलत अनुक्रियाएं हो वो सब क्या है? बहु अनुक्रियाएं हैं। उनमें कुछ सही भी होंगी और कुछ गलत भी होंगी, इसलिए ढेर सारी गलत अनुक्रियाएं होती हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं और एकदम स्पष्ट ताकि समझ में आए। देखना सर, समझ देखना सर, समझ जहां भी देख के तो पूछना सर। देख लो, लिख लो, लिख जाए फिर बताओ हमें। समझ में आ रहा कि नहीं सब लोग? चलिए देखना, बहु अनुक्रिया का नियम क्या कहता है अब थोड़ा सा फिर और समझते हैं। अगर कोई डाउट रहा हो तो अब एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। देखना, हम क्यों इस पर जोर दे रहे हैं? क्योंकि यहां से चांस है प्रश्न आने के, ठीक है ना। बहु अनुक्रिया के नियम के अंतर्गत किसको बहु अनुक्रिया कहेंगे और किसको अभ्यास का नियम कहेंगे? देखना, जैसे वर्तमान में कोई व्यक्ति सपोज दैट पुलिस की तैयारी कर रहा है। अब वो पुलिस, यूपी पुलिस की भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है, तो भैया वो रनिंग दे रहा है, रनिंग दौड़ रहा है, फिजिकल दे रहा है। तो अभी गया नहीं है, एग्जाम देने नहीं गया, अभी घर पर ही उसकी तैयारी चल रही है। सुबह उठता है, दौड़ता है और चाहता है कि हम इतने मिनट में इतने किलोमीटर का चक्कर पूरा कर लें, और हाथ पर घड़ी बांधी और तुरंत दौड़ना स्टार्ट किया। उतने किलोमीटर, जितने किलोमीटर वहां दौड़ना है उस एग्जाम में, उतने किलोमीटर दौड़ता है और देखता है कि दौड़ में हम अभी भी 2 मिनट क्या पढ़ रहे हैं, हमारे कम पढ़ रहे हैं। मतलब हम 2 मिनट समय ज्यादा ले जा रहे हैं, हमको 2 मिनट के और अंदर अंदर इस दौड़ को क्या करना है? कंप्लीट करना। वो फिर एक बार कोशिश करता है, फिर उसके 2 मिनट कम रह जाते, फिर कोशिश करता है, फिर 1.5 मिनट कम रह जाते, फिर कोशिश करता है, फिर भी अभी 1 मिनट शेष रह जाता है। यानी कि प्रतिदिन क्या कर रहा है? अभ्यास तो कर रहा है भैया, अभ्यास तो कर रहा है कि वो सही अनुक्रिया का चयन तो कर ले, ताकि वह 2 मिनट का जो गैप है, सपोज दैट उसको 4 मिनट कुछ सेकंड में दौड़ कंप्लीट करनी है, 4 मिनट में दौड़ कंप्लीट करनी, या 10 मिनट में दौड़ कंप्लीट करनी। अरे ये चला गया, कोई बात नहीं, बस ये आ जाए, सो गया। देखना सर, यहां थे, कह रहे थे कि कोई व्यक्ति है जो दौड़ कर रहा है कि भाई हमारी 4 मिनट में या 10 मिनट में, सपोज दैट मान लिया कि 10 मिनट में हमारी दौड़ पूरी हो जाए,
लेकिन वो एक चक्कर को 10 मिनट में ना लगा के 8 मिनट में क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो 2 मिनट अभी भी उसके क्या रह जा रहे हैं, शेष रह जा रहे। तो क्या सर इस दौड़ करने में क्या वो किसी प्रकार की कोई गलती कर रहा है? नहीं, वो पूरी ईमानदारी से दौड़ कर रहा है, लेकिन फिर भी 2 मिनट क्या रह जा रहे, कम रह जा रहे। इसमें कहीं भी त्रुटि नहीं है कि उसके दौड़ने में कोई त्रुटि है, नहीं। फिर भी उसको डेली इसका क्या करना है, अभ्यास करना है, ताकि वो टाइम के अंदर 10 मिनट के अंदर क्या कर ले, यानी कि जो चक्कर है उसको 2 मिनट, यानी कि ये 8 मिनट हमने लिख दिया, यानी कि वो 12 मिनट में पूरी दौड़ कंप्लीट कर रहा है, 2 मिनट उसके कम पड़ रहे हैं, तो वो ताकि टाइम और कम कर ले, ताकि 10 मिनट में पूरी की पूरी दौड़ क्या कर ले जाए, कंप्लीट कर ले। तो यहां पर कोई गलती नहीं कर रहा कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि कर रहा हो। तो ये सही अनुक्रिया अभी भी सही है, दौड़ सही रहा, उसको और तेज थोड़ा दौड़ना है ताकि वो 10 मिनट के अंदर अंदर पूरी अपनी दौड़ को क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। तो यह है सही अनुक्रिया का दृढ़ीकरण या सुदृढ़ीकरण, इसको कहेंगे अभ्यास। इसमें कहीं त्रुटि नहीं है। लेकिन जब अगर हम ये कहें कि भाई साहब किसी व्यक्ति को समझना, अगर हम ये कहें कि यहां पर मान लो सपोज दैट अपन झांसी है, और झांसी से हमको कहां जाना है, दिल्ली जाना है, ट्रेन से जाना है। तो झांसी से दिल्ली अगर वो इस रूट से जा रहा है और वो चाहे कि बीच में उसकी ट्रेन आगरा होके ना गुजरे और सीधी यूं बाईपास दिल्ली चली जाए ट्रेन, तो ऐसा संभव नहीं, उसको यहां से होके गुजरना ही पड़ेगा। हमारा कहने का मतलब है झांसी हो गया उद्दीपक और सही अनुक्रिया हो गई दिल्ली, और बीच का जो ये आगरा है, ये है उसके द्वारा किया जाने वाला प्रयास, और इसी में उसके द्वारा की जा रही है त्रुटि। तो जो त्रुटि और प्रयास है, इस त्रुटि और प्रयास में कई अनुक्रियाएं की जाएंगी, तब जाके वो क्या कर पाता है, सही अनुक्रिया का चयन कर पाता है। लेकिन सही अनुक्रिया का सुदृढ़ीकरण, कि सही अनुक्रिया ही अब हम बाद में सेलेक्ट कर ले, वो क्या है, अभ्यास। अब यहां समझ में आया कि नहीं आया, ये आप बताओ, बोलो सर। या आप यूं कहो, अगर यहां भी समझ में नहीं आया है तो हम और एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, देखना वहां समझ में आ जाएगा। अपना यूपी टेट ही लेते हैं, लो ठीक। अब यूपी टेट में होता क्या है, एक व्यक्ति एक सवाल को 5 मिनट में लगा रहा है, एक सवाल को 5 मिनट में क्या कर रहा है, लगा रहा है। अब वो उस 5 मिनट के सवाल को वो बार बार इसलिए लगा रहा है उस सवाल को कि जब एग्जाम आए तो हम इस 5 मिनट के समय में ना लगा करके हम उस सवाल को केवल 2 मिनट में लगा लें। तो क्या भाई सवाल लगाने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि कर रहा, क्या सवाल लगाने में किसी प्रकार की कोई गलती कर रहा, क्या नहीं। फिर भी बार बार अभ्यास किए जा रहा है उन्हीं सवालों की, ताकि हम स्पीड में 2 मिनट में केवल सवाल को हल कर ले जाएं। तो ये कहलाएगा अभ्यास। थॉर्नडाइक कहते हैं, इसको कहते हैं अभ्यास। तो फिर त्रुटि और प्रयास क्या है, ये जो सही सवाल उसने 5 मिनट में करना सीखा है, उसके पहले उसके द्वारा जो गलतियां की गई वो कहलाएगी आपकी क्या, बहु अनुक्रिया। पहले उसने गलत लगाया होगा सवाल, पता नहीं कितनी बार गलत लगाया होगा, लेकिन गलत लगाने के बाद जब वो 5 मिनट में सही लगाना सीख गया, तो वो सही सवाल को 2 मिनट में कर ले जाए और एग्जाम में जल्दी से जल्दी प्रश्नों को हल कर ले, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, अभ्यास कहलाएगी। बस केवल इतना सा पॉइंट क्लियर रखना, ठीक है सर। अब इसको यहीं रोक देते हैं, और इसका अगला जो गौड़ नियम है, 4 गौड़ नियम रह गए, वो हम कल आपको कंप्लीट, यानी कि थॉर्नडाइक